तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। बट कुछ दिनों से ना काफ़ी तबीयत नासाज चल रही है, इसलिए रात वीडियो नहीं बना पाया और आज वीडियो बना रहा हूँ। तो सॉरी वीडियो लेट डालने के लिए, लेकिन आज जैसा कि स्क्रीन पे पीछे देख रहे हैं, आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना बहुत हॉट है। ठीक है, बहुत हॉट कैसे है कि सीए फाइनल ऑडिट में मैं आपको ऐसे 12 टॉपिक्स आज बताने वाला हूँ जो आपको अवॉइड नहीं करने चाहिए। देखो, मेरा हमेशा से एक ही कहना है और मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि सीए फाइनल का एग्जाम है, आपको 100% सिलेबस कवर करना है। ठीक है, 100% सिलेबस कवर करना है और कम से कम 2 रिवीजन करने हैं, मिनिमम 2 रिवीजन करने हैं मिनिमम, यानी कि क्लास के बाद 2 रिवीजन और 2 मॉक लगाने हैं। ये तो मैं हमेशा से कहता ही हूँ। बट मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम ये टॉपिक्स को छोड़ दें। तो मैं आपको वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि इन टॉपिक्स को छोड़ने की गलती मत करना। ठीक है, चलो काम की बात पे चलते हैं। एक बात और बता दूं आपको मैं कि इस वीडियो में ना आपको बीच में कहीं भी एक बिग सरप्राइज है आपके लिए, मतलब इतना बेहतरीन सरप्राइज है, यू विल प्रेस। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट पहले ही लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो बाकी दोस्तों में। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक रिक्वेस्ट करी थी कि सब्सक्राइबर 800 पार पहुंचा दो, बट नहीं पहुंचे, 775 ही रह गए। इस वीडियो में आपसे विनम्र निवेदन है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1000 पार करा दो ताकि मेरा मोटिवेशन बहुत हाई हो जाए। चलिए, तो सरप्राइज का ध्यान रखना, क्योंकि जो सरप्राइज है उससे ना आप, मैं बता रहा हूँ कि 10 से 15 नंबर आपके बढ़ेंगे। और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई भी कमेंट अच्छी या बुरी करने से पहले वीडियो पूरी देख लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को 1.5x पे वॉच करो, ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ सब बच्चों के लिए। ठीक है, मैं तेज भी बोल सकता हूँ बट थोड़ा, मतलब ताकि आपको समझ आ जाए मेरी बातें, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। तो वीडियो को 1.5x पे वॉच कर लेना, आपके पास समय कम है। तो सीधा हम टॉपिक्स पे चलते हैं। 12 टॉपिक्स कौन से हैं सीए फाइनल ऑडिट के? मैंने क्या कहा, सीए फाइनल ऑडिट के, सीए फाइनल ऑडिट के वो 12 टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं, 12 टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं जो आपको नहीं छोड़ने हैं। इस बात का ध्यान रखना, जो आपको नहीं छोड़ने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। ये तो सबको पता ही है कि प्रोफेशनल एथिक्स 20 नंबर का आता है, 20 मार्क्स का, 20 ना, सॉरी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की। ये सबको पता ही है कि प्रोफेशनल एथिक्स ये फाइनल एग्जाम में 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो इसको अच्छे से कर लेना, प्लीज अच्छे से कर लेना और इसके प्रोविजन करना। उसके बाद 2 या 3 बार क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना और उन क्वेश्चन को छांट लेना ताकि लास्ट टाइम पे 10 या 12 क्वेश्चन बचे जो आपको रिवाइज करने हैं। दूसरा हम बात करेंगे कारो की। कारो 2020 मई 24 के एग्जाम में 10 मार्क्स का आया था इंक्लूडिंग एमसीक्यू, और इस बार भी मुझे लगता है कि 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा कारो 2020। और हाँ, इस कारो 2020 को लेके मेरे पास एक सरप्राइज है, मैं आपको बता दूं। कारो 2020 को लेके सरप्राइज है, ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि पूरा कारो 2020 आपको ना 5 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, बीच में कहीं भी हो सकता है सब, बताऊंगा नहीं मैं, वरना आप स्किप कर दोगे, स्किप मत करना। फिर हम तीसरी बात करेंगे इमर्जिंग एरियाज की। इमर्जिंग एरियाज यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो वाला चैप्टर है, एसडीजी वाला, ईएसजी ऑडिट वाला हम उसको बोल देते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। वो 4 नंबर का आएगा ही आएगा, 4 मार्क्स का। और हाँ, सरप्राइज इसके लिए भी है, इमर्जिंग एरियाज के लिए सरप्राइज है मेरे पास, बहुत बेहतरीन सरप्राइज है। 5 मिनट में ये चैप्टर आपके याद हो जाएगा, 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट में ये चैप्टर आपके याद हो जाएगा, बिलीव मी। फिर हम बात करेंगे इसके बाद, एक क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, वो हमेशा आता है कि आपको ओपिनियन पैराग्राफ बना के दिखाना होता है, जो एसए 700 सीरीज या रिपोर्टिंग वाले चैप्टर से आपको आएगा। तो प्लीज एसए 700 सीरीज अच्छे से कर लेना, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो यानी कि ये 4 चैप्टर्स अगर हम बात करें तो ये 4 चैप्टर्स आपके ऑन एन एवरेज, 4 चैप्टर्स 34 मार्क्स की वेटेज रखते हैं कम से कम। तो ये आप करोगे तो आपके 34 मार्क्स हो जाएंगे कवर। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं एसए 800 सीरीज मस्ट कर लेना। एसआरई, एसएई और एसआरएस ये नए चैप्टर्स जुड़े हैं, आप सभी को पता है, लास्ट अटेम्प्ट से। और लास्ट अटेम्प्ट में भी इसमें काफी अच्छी वेटेज रही थी और इस बार भी इन चैप्टर से काफी अच्छी वेटेज रहने वाली है एग्जामिनेशन में। पिछली बार एसआरएस से कुछ नहीं आया था, इस बार उम्मीद है एसआरएस से वो काफी अच्छी वेटेज पूछेंगे। तो ये तीनों आप अच्छे से कर लेना ब्रदर, ये तीनों आप कर लोगे,
ये मतलब 4 आपके स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आप कर लेना। 800 सीरीज, एसआरई, एससीई और एसआरएस, यहाँ से 12 नंबर की मेरे को लग रहा है कि आएगा। तो यहाँ तक आपके 46 मार्क्स हो गए हैं। फिर हम बात कर लेते हैं पीएसयू एंड ग्रुप ऑडिट। पिछली बार ग्रुप ऑडिट से क्वेश्चन आया था, पीएसयू से नहीं आया था। इस बार मुझे लग रहा है पीएसयू से और ग्रुप ऑडिट दोनों से ही क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज आप ये कर लेना, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपके टोटल 54 मार्क्स हो गए हैं यहाँ तक। फिर हम बात कर लेते हैं बैंक एंड एनबीएफसी। ब्रदर्स, बैंक और एनबीएफसी काफी बड़े चैप्टर्स हैं, बट मस्ट पेपर में आते ही आते हैं। पिछली बार बैंक ऑडिट से एमसीक्यू आ गए थे, तो बच्चे खेल गए थे उसमें। तो मेरी उम्मीद है कि आप बैंक और एनबीएफसी जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो 64 मार्क्स की आपकी वेटेज हो गई है। फिर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, एसए 500 सीरीज करेंगे, क्योंकि एसए 500 सीरीज का पिछली बार थोड़ा सा देखने को मिला था झलक, इस बार अच्छी खासी झलक देखने को मिल सकती है। 2 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि 4 मार्क्स के एसए 500 सीरीज से पूछेगा, तो जरूर कर लेना। जो मैंने एसए लिखे हैं 500, 501, 505, 560, 570, ये जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हम 72 मार्क्स पहुंच गए हैं। फिर हम 9th टॉपिक की बात करते हैं, SQC1 एंड SA 220। SQC1 और SA 220 पिछले मार्क्स में काफी अच्छी वेटेज थी, इस बार थोड़ी कम वेटेज रहेगी जो मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने 4 मार्क्स इसको दिए हैं। 4 मार्क्स का मुझे लग रहा है यहाँ से आएगा, इसे जरूर कर लेना। तो 76 मार्क्स की आपकी वेटेज हो गई है। फिर हम बात करते हैं SA 600 और 620। 600 में काफी सारे ऐसे हैं, बट ये 2 जरूर कर लेना, प्लस में 610 इंटरनल ऑडिट के साथ पढ़ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 मार्क्स की वेटेज आपको यहाँ से मिलेगी, 80 मार्क्स हो गए। फिर हम बात करेंगे एसए 320 और 450 की। 300 में बाकी एसए भी आते हैं, बट ये जरूर कर लेना, इसको मत छोड़ना प्लीज, इनको मत छोड़ना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 320 और 450 को छोड़ने की गलती मत करना। यहाँ से आपकी मेरे को लग रहा है 4 मार्क्स की वेटेज आएगी, तो 84 मार्क्स की वेटेज हो गई है। और 12th टॉपिक जो है 240, 250, 265 और 299, ये जरूर कर लेना। यहाँ से 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा आएगा, तो 88 मार्क्स की वेटेज हो गई। ये 12 टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं। सर डिजिटल ऑडिट का क्या करें? देखो, डिजिटल ऑडिट में 4 नंबर का क्वेश्चन मस्ट होता है, लेकिन काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आप कर सकते हो कि केवल क्वेश्चन कर सकते हो। इसके ना केवल क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसी में से पूछ लेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। इतने में आप डिजिटल ऑडिट करने बैठोगे, मतलब इसको मैं ये नहीं कह रहा छोड़ना है, मैंने हमेशा कहा ना, मैं कुछ नहीं छोड़ना भाई, 100% पढ़ना है, बट आप स्मार्टली पढ़ सकते हो। तो इसमें 10 या 12 क्वेश्चन है, जहां तक मेरे को पता है क्वेश्चन बैंक में, तो वो 10-12 क्वेश्चन आप पढ़ लेना, तो आपका कवर भी हो जाएगा, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन में काफी कुछ कवर है इस चैप्टर से, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट वाले चैप्टर की। तो इंटरनल ऑडिट के साथ एसए 600 आपको पढ़ना है, ये आपको एडिशनल टॉपिक है, 4 नंबर का। 92 मार्क्स यहाँ से मेरे को लग रहा है कि 92 मार्क्स तक यहाँ तक हो गए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आने की उम्मीद है। फिर हम बात करेंगे ड्यू डिलिजेंस और फोरेंसिक की। सर इन्वेस्टिगेशन कहाँ गया? इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन पिछली बार आ गया था, इस बार कम उम्मीद है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ना, पढ़ना है भाई, सबको पढ़ना है, बट मैंने आपको क्रम बताया कि किस सीरियल से आपको पढ़ना है। तो ये 4 नंबर का मेरे को उम्मीद है 100 मार्क्स का। और बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो मैंने नाम नहीं लिए हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन हो गया, या एसए 200 में बाकी एससीज हो गए, एसए 300 में बाकी एससीज हो गए, या और अदर चैप्टर्स हो गए, वहां से 18 नंबर का आने की उम्मीद है, तो प्लीज वो भी पढ़ लेना। 118 मार्क्स का आप पढ़ोगे, तब जाके आप 70s 80s में मार्क्स स्कोर कर पाओगे। प्लीज अच्छे से कुछ भी मत छोड़ना, ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से, और रिक्वेस्ट है, ठीक है। सर ये तो हो गई 12 टॉपिक्स, तो 12 टॉपिक्स आपको समझ में आ गए, वेटेज समझ में आ गई। और मैं आपको बता दूं, इसी क्रम में, जो ये क्रम मैंने आपको बताया सीरियल, इसी क्रम में, इसी सीरियल से आपको प्रिपरेशन करनी है, अपनी रिवीजन करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक एक पूरी क्लास ले ली है, और कम से कम एक रिवीजन आप कर चुके हो अपना ऑडिट का, ये मैंने उस हिसाब से आपको बताया है। रिवीजन मतलब 100% रिवीजन विद क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ने ब्रदर्स, इसमें आपको रिवीजन में क्वेश्चंस भी करने हैं कंसेप्ट्स के साथ, इस बात का आप खास ध्यान रखना। अब आते हैं मेरी तरफ से सरप्राइज क्या है। जो यहाँ तक रुका है अच्छी बात है, अब वो सरप्राइज देखेगा। जो नहीं रुका है कोई बात नहीं बंधु, जो रुका है वो शेयर कर दो, ताकि बाकी देख सके। उन्हें बता देना भाई यहाँ सरप्राइज अवेलेबल है, और बहुत बढ़िया सरप्राइज अवेलेबल है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज 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 लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। 1000 पार सब्सक्राइबर मेरे करा दो फटाफट। अब आते हैं हम, मैंने आपको क्या शॉर्टकट्स दिए हैं। देखो, प्रोफेशनल एथिक्स काफी बड़ा चैप्टर्स है, तो उसमें कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हैं प्रोफेशनल एथिक्स के, जो स्टार्टिंग वाले पार्ट हैं उसमें, जैसे कि प्रिंसिपल, थ्रेट्स और सेफगार्ड। ये 3 पोर्शन है। इस 3 पोर्शन के ना समटाइम्स बच्चे याद नहीं कर पाते, तो मैंने 3 निमोनिक बनाए हैं, बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ,
मैंने बोला प्रिंसिपल कॉपी कर लो, प्रिंसिपल कॉपी कर लो, प्रिंसिपल कॉपी कर लो, नहीं तो फांसी का थ्रेट है, फांसी का थ्रेट है, थ्रेट है। और सेफ गार्ड के लिए, यानी कि फांसी से बचने के लिए, सेफ गार्ड के लिए अरदास लगाओ। अरदास मतलब प्रार्थना करो। तो आप एक चीज देख रहे हो, मैंने एक निमोनिक बनाया, इसमें आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, और मैंने इससे ज्यादा प्रैक्टिकल निमोनिक नहीं हो सकता भाई, पूरी यूट्यूब हिस्ट्री छान मारो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये देखो, आप देखोगे प्रिंसिपल का है कॉपी, कॉपी की हम स्पेलिंग थोड़ी चेंज करेंगे, COPPI ये हम लिखेंगे। तो प्रिंसिपल कॉपी कर लो, तो प्रिंसिपल से कॉपी याद आ गया, तो आपको ये याद रहेगा कॉपी किसका कोड वर्ड है। बच्चे भूल जाते हैं कि हमें कोड वर्ड तो याद है पर था किसका भूल गए। फिर मैंने कहा फांसी का थ्रेट है, तो थ्रेट के लिए क्या कोड वर्ड है, फांसी। फिर सेफ गार्ड के लिए अरदास लगाओ, तो सेफ गार्ड है ना, थ्रेट से बचने के लिए क्या करें, तो सेफ गार्ड के लिए हमने कहा कोड वर्ड है अरदास, सेफ गार्ड के लिए अरदास लगाओ। तो मैंने बताया आपके 5 प्रिंसिपल से। एक बात ध्यान रखना, हर चीज 5 पे चलती है, तो 5 महत्वपूर्ण है। प्रोफेशनल एथिक्स के बेसिक कंसेप्ट में 5 महत्वपूर्ण है, 5 ही प्रिंसिपल है, 5 ही थ्रेट है और 5 ही सेफ गार्ड है। ये बात ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, 5 प्रिंसिपल है, 5 थ्रेट है और 5 ही सेफ गार्ड है, यानी कि 5-5-5। ये याद हो गया। तो अब 5 मैंने कहा प्रिंसिपल कॉपी कर लो। कॉपी मतलब अब ये देखिए, COPPI, कॉन्फिडेंशियलिटी C, ऑब्जेक्टिविटी O, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर P, प्रोफेशनल बिहेवियर P और I फॉर इंटीग्रिटी। तो कॉपी हो गया आपका, प्रिंसिपल कॉपी कर लो, तो याद हो गए पांचों, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर और इंटीग्रिटी। प्रिंसिपल कॉपी कर लिए हमने। नहीं करा तो क्या होगा, नहीं करा तो भाई फांसी लग जाएगी, फांसी का थ्रेट है, नहीं करा तो फांसी का थ्रेट है। तो मैंने कहा नहीं तो फांसी का थ्रेट है, नहीं तो फांसी का थ्रेट है। F for familiarity threat, A for advocacy, S for self interest, S for self review, I for intimidation threat। समझ गए। तो F4 हो गया familiarity, A4 हो गया advocacy, S4 हो गया self interest, S4 हो गया self review और I4 हो गया intimidation threat। समझ आ गया, बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल कॉपी कर लो, नहीं तो फांसी का थ्रेट है। फांसी की 5 थ्रेट आपके याद हो गए, ऐसे ही याद हो गए। फैमिलियरिटी, A फॉर एडवोकेसी, S फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, S फॉर सेल्फ रिव्यू, I फॉर इंटिमिडेशन, यानी कि धमकी वगैरह देना। फिर कहते हैं सेफ गार्ड, बचे कैसे भाई, फांसी से बचा लो भगवान, बचा लो भगवान, फांसी से बचा लो। हम प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास लगा रहे हैं भगवान के सामने, तो अरदास लगाओ ना, तो बच जाओगे फांसी से। अरदास मतलब सेफ गार्ड के लिए अरदास लगाओ। A फॉर एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सनल, R for appropriate reviewer, R for reviewer, appropriate reviewer, D for different partner and engagement team, A for another firm और S for separating teams। तो अब ये 3 क्वेश्चन आपके याद हो गए। अरदास लगाओ, सेफ गार्ड के लिए अरदास लगाओ। देखो सब ना प्रिंसिपल सबके याद हो सकते हैं, थ्रेट याद हो जाती है, लेकिन सेफ गार्ड में आके खेल जाते हैं बच्चे। तो सेफ गार्ड के लिए अरदास लगा लो भाई। एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सनल अपॉइंट कर लो, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कर लो, जो आपके एंगेजमेंट टीम का ना हो, बाहर का कोई हो। डिफरेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम लगा लो जिनकी सेपरेट रिपोर्टिंग लाइन हो। अनदर फर्म को अपॉइंट कर लो, परफॉर्म या पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए। सेपरेटिंग टीम्स कर लो, जो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है या जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है उनके लिए अलग अलग टीम रखो। तो यहाँ से आपके जितनी भी थ्रेट्स हैं वो कवर हो जाती है, सेफ गार्ड हो जाती हैं। तो मैंने आपको कितनी बढ़िया बात बताई। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और ये 3 आपने कोड याद कर लिए, तो आपको कुछ करना ही नहीं है ब्रदर। 1 मिनट में 3, मतलब एक आपको याद करना है। प्रिंसिपल कॉपी कर लो, नहीं तो फांसी का थ्रेट है, सेफ गार्ड के लिए अरदास लगाओ। 10 सेकंड लगी मेरे को ये बोलने में, और 10 सेकंड में आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए पूरे। अब आते हैं दूसरा सरप्राइज, सेकंड वन। ये देखो, ये मैंने खुद मेहनत से बनाए हैं कोड, तो मैं समझता हूँ कि इसकी आप थोड़ा बहुत तो रिजल्ट दोगे ना। मतलब 1000 पार सब्सक्राइबर का टारगेट है मेरा, यानी सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को 1000 प्लस, प्लीज कर देना। चलो, कारो 2020 का मैंने आपको बोला था कि कारो 2020 में आपको सरप्राइज मिलेगा, तो सरप्राइज है। कारो 2020 सबके याद हो जाता है, बट ना उसमें क्लोज और किसमें क्या, कौन से नंबर पे क्या क्लोज है, सब भूल जाते हैं। तो इतना आसान, इतना प्रैक्टिकल मैंने कोड वर्ड बनाया है, एक कहानी बना दी है बेहतरीन। उसे याद कर लो, 3-4 बार रिवाइज कर लो, 2 बार लिख के देख लो। ब्रदर मैं लिख के दे रहा हूँ, पेपर में कुछ भी पूछ ले, क्लोज नंबर और नाम तो तुम सही लिख के आ ही जाओगे, बाकी तो छोड़ दो।
बाकी तो पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन इतना तो मैं करा दिया है। जैसे कि कहानी क्या है भैया, पीपी ने इन्वेंट्री पर लोन ले लिया, पीपी ने इन्वेंट्री पर लोन ले लिया, 185 दिन के लिए डिपॉजिट रिकॉर्ड किया, स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करने के लिए इनकम का सोर्स क्या था, रीपेमेंट ऑफ लोन। इनकम का सोर्स क्या था, रीपेमेंट ऑफ लोन। इसके आईपीओ, इनके आईपीओ में फ्रॉड के चक्कर में निधि कंपनी के, यानी कि निधि के रिलेटेड पार्टी, निधि के जो रिलेटेड थे, जो रिलेटिव थे, उनको इंटरनल ट्रांजैक्शन करते हुए आरबीआई ने पकड़ लिया। यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता है ना, तो इंटरनल ट्रांजैक्शन करते हुए आरबीआई ने पकड़ लिया। कंपनी में कैश लॉस होने के कारण स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिजाइन करना पड़ा, जिस वजह से गोइंग कंसर्न एजम्पशन को सीएसआर और सीएफएस में रिपोर्ट करना पड़ा। कितना सिंपल है। दोबारा, पीपी ने इन्वेंट्री पर लोन लिया, 185 दिन के लिए डिपॉजिट रिकॉर्ड किया, स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करने के लिए इनकम का सोर्स रीपेमेंट ऑफ लोन था, आईपीओ में फ्रॉड के चक्कर में निधि के रिलेटेड पार्टी को इंटरनल ट्रांजैक्शन करते हुए आरबीआई ने पकड़ लिया, कंपनी में कैश लॉस होने की वजह से स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज रिजाइंड, जिस वजह से गोइंग कंसर्न एजम्पशन को सीएसआर और सीएफएस में रिपोर्ट करना पड़ा। कितनी सिंपल है, फिर से एक बार कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, आप इसको बढ़ा सकते हो, मैं रिपीट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। पीपी ने इन्वेंट्री पर लोन लिया, 185 दिन के लिए डिपॉजिट रिकॉर्ड किया, स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करने के लिए इनकम का सोर्स रीपेमेंट ऑफ लोन था, यानी इनकम रीपेमेंट ऑफ लोन से आई, आईपीओ में फ्रॉड के चक्कर में निधि के रिलेटेड पार्टी को इंटरनल ट्रांजैक्शन करते हुए आरबीआई ने पकड़ लिया, कैश लॉस होने की वजह से स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, जिस वजह से गोइंग कंसर्न एजम्पशन को सीएसआर और सीएफएस में रिपोर्ट करना पड़ा। वेरी सिंपल। तो अब ये देख लो, नंबर मैंने सब पे लिखे हुए हैं, पीपी, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा जो लोन एडवांस गारंटी, यानी कि लीक्स लोन एडवांस गारंटी इन्वेस्टमेंट जो आपने दिया है 185 दिन, ये सेक्शन 185 वाला आ गया, ठीक है। फिर डिपॉजिट के रिगार्ड में है, फिर ये कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में है, फिर ये स्टैट्यूटरी रिड्यूस के बारे में है, 7 नंबर, 8 नंबर इनकम के बारे में है, फिर 9 नंबर जो है रिपेमेंट ऑफ लोन वाली, जो तुमने लोन लिया है उसका रिपेमेंट ऑफ टाइमली कर रहे हो नहीं कर रहे हो उस तरह से है, फिर 10 नंबर आईपीओ के बारे में है, ठीक है, और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ फंड वाला जो पॉइंट है, 11 नंबर फ्रॉड का है, 12 नंबर निधि कंपनी का है, 13 नंबर रिलेटेड पार्टी का है, 14 नंबर इंटरनल ऑडिटर, ठीक है, 15 नंबर नॉन कैश ट्रांजेक्शन वाला है, 16 नंबर आरबीआई से रिलेटेड है, 17 नंबर कैश लॉस वाला है, 18 नंबर स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन कर दिया उसका है, ठीक है, उसकी वजह क्या है वो सब लिखनी पड़ती है। फिर गोइंग कंसर्न एजम्पशन यानी कि मैटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट है, 19 नंबर, 20 नंबर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का है, और 21 नंबर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। और ये सबको पता है कि कारो इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट क्लोज नंबर 21। तो क्लोज नंबर 21 ये सीएफएस वाली यहाँ एप्लीकेबल हो जाती है। ये आपको कारो का हो गया ब्रदर। धन्यवाद बोल दो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो कोई नहीं, आपके अभी भैया ना खुद मेहनत करके ये मैंने बनाया है कोड, समझ गए। चलो अगले पे आते हैं, अगला सरप्राइज। अब ना जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है उसने दोनों चीजें ले ली होंगी, और जिसने वीडियो यहाँ तक नहीं देखी है, स्किप करके भाग गए, तो भाई उनकी क्या कर सकते हैं। चलो तीसरा जो हमने बनाया है ईएसजी ऑडिट के बारे में। अच्छा ना, इसके अलावा और भी है, मैंने लिखा नहीं पर लिखूंगा अभी, तो ऐसा नहीं है यही खत्म हो गई। 9 प्रिंसिपल ऑफ बीआरएसआर, देखो वो ना बड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज है, तो याद नहीं होती है। जो 9 प्रिंसिपल है ना बीआरएसआर के रिपोर्ट के, ये ईएसजी ऑडिट का पॉइंट है। ये ईएसजी वाला जो पॉइंट है ना, इमर्जिंग एरियाज वाला जो है, उस वाले चैप्टर से है। इमर्जिंग एरियाज, सर ये क्या है? ये 9 प्रिंसिपल ऑफ बीआरएसआर है। देखो वहां 6 तो कैपिटल है, 6 कैपिटल है, तो पहले मैं 6 कैपिटल का बता देता हूं आपको। 6 कैपिटल, देखो 6 कैपिटल क्या है? एक अमीर, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, इंटेलेक्चुअल आदमी था जिसकी नेचर थी सोशलाइज होना, इसलिए वो
मैन्युफैक्चरिंग किया करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था। सर ये क्या हो गया? इसके तो बहुत छोटे-छोटे निमोनिक्स हैं। देखो निमोनिक्स जो आपको पसंद है वो ले लो, ये मैंने खुद बनाया है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है? इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें क्या है, एक अमीर, अमीर मतलब फाइनेंस। देखो फाइनेंस से ही अमीर होता है ना अपना, तो फाइनेंशियल कैपिटल, लाल पेन से लिख देता हूँ, फाइनेंशियल कैपिटल। दूसरा इंटेलेक्चुअल, तो ये तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल ही हो गई, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। आदमी मतलब ह्यूमन, तो ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? जिसकी नेचर मतलब नेचर कैपिटल, सोशलाइज मतलब सोशल कैपिटल, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल। तो सारे कीवर्ड इसके अंदर हैं। तो मैंने इसलिए ऐसा बनाया ताकि आपको ना याद ना करना पड़े, एस से क्या था, एम से क्या था। मेरे पास और भी है इसके पास, मनीष फाइनेंस भी है इसका कोड, बहुत सारे कोड हैं। लेकिन ये मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इसमें सारे कीवर्ड्स आ गए बेसिकली। तो कीवर्ड्स आ गए हैं तो इसीलिए ये आसान लगा मेरे को, नहीं तो मनीष फाइनेंस है तो वो और भी आसान है, ठीक है? एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आई फॉर इंटेलेक्चुअल, एन फॉर नेचर, ठीक है? एस फॉर सोशल, एफ फॉर फाइनेंशियल कैपिटल, एच फॉर ह्यूमन कैपिटल। तो मनीष फाइनेंस भी है, लेकिन नहीं समझे? देखो मनीष फाइनेंस ना, MANISH, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, नेचर कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल। तो ये भी हो सकता है मनीष फाइनेंस, ये भी कोड हो सकता है। लेकिन ये वाला मेरे को इसलिए आसान लगा, इसमें सारे नाम खुद ही आ गए हैं। एक अमीर इंटेलेक्चुअल आदमी था जिसकी नेचर थी सोशलाइज होना, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग किया करता था। तो 6 कैपिटल हमारी हो गई यहाँ पे। एक कीवर्ड तो ये हो गया इसका। अच्छा उसमें 3 ही पॉइंट है BRSR वाले चैप्टर में ना, यानी कि ESG वाले चैप्टर में। एक तो एक 6 कैपिटल है वो आपको मैंने याद करा दी है, 9 प्रिंसिपल अभी याद करा रहा हूँ, प्लस में वो 3 पॉइंट और हैं जो ग्लोबल रिपोर्टिंग वाले हैं। बाकी तो अंदर का मैटर है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रट्टा इसका लगाना है। तो 9 प्रिंसिपल पे आ जाते हैं वापस से लौट के। अच्छा जिसने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी तक कर लो यार, लाइक कर दो फटाफट। मैंने कहा ETA are safe and sustainable goal to promote employees so that they can respect stakeholders interest, human rights as well as protect environment. Otherwise public and regulatory policy will start promoting growth and equitable development that will provide value to customer. एक ये 4-5 बार याद करना है तुमको, मतलब पढ़ना है। ETA are safe and sustainable goal to promote employees so that they can respect stakeholders interest, human rights as well as protect environment, ठीक है? Otherwise public and regulatory authorities will start promoting growth and equitable development that will provide value to customer. एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ETA मतलब ETA कमेंट बॉक्स में लिखो ना यार प्लीज, ठीक है? ETA are safe and sustainable goals to promote employees so that they can respect stakeholders interest, human rights as well as protect environment, ठीक है? Otherwise public and regulatory authority will start promoting growth and equitable development that will provide value to customer. तो देखो इसमें नंबर्स भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट आपका हो गया ETA, ठीक है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। दूसरा सेफ एंड सस्टेनेबल गोल। तीसरा हो गया प्रमोट एम्प्लॉइज इंटरेस्ट वगैरह, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट होता है ना उसको प्रमोट करते हैं। चौथा हो गया रेस्पेक्ट स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, ह्यूमन राइट, रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट, रेस्पेक्ट स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, ठीक है? प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ये आपका हो गया 6th। पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, ये हो गया आपका 7th। 8th हो गया प्रमोट ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, और 9th हो गया प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर। ये वो टेक्निकल नेम है जो बच्चों को याद नहीं होते। मैंने एक कीवर्ड बना दिया, इसको याद कर लो। अच्छा ये कीवर्ड मेरा खुद का नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये किसी भाई ने यूट्यूब पे बना रखा था, मैंने वहां से चिपकाया थोड़ा बहुत 19-20 का मैंने अपने चेंज करे हैं इसमें, तो मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन अच्छा लगा इसलिए आपको बता दिया। तो मजा आया। चलो तो आज की वीडियो में मेरे भाइयों बस इतना ही। अब 1000 सब्सक्राइबर आप फटाफट करा दो मेरे प्लीज जल्दी से, उसके बाद में फिर मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मेरे को बता दो। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।